अथर्व ने कहा। मेरे कपबोर्ड में से ले ले। रिदम ने अथर्व की तरफ देखा क्योंकि अथर्व अपने कपड़े किसी को नहीं देता था। निर्भय खुश होकर उसके कमरे में चला गया। रिदम अथर्व को घूरते हुए बोला, मैं शिव को कंपनी छोड़कर आ जाऊंगा, तू मेरे आने से पहले कहीं मत जाना। अथर्व झेंपते हुए बोला, मैं कहां जा रहा हूं? तो रिदम ने कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी शिव को बता दूंगा कि तू कहीं जाने की फिराक में है, तभी यहां से भाग रहा है। अथर्व ने एक नजर नरेंद्र जी पर डाली जो उसे ही देख रहे थे, तो अथर्व बोला, ठीक है, तू चलना मेरे साथ। तभी शिव गाना गुनगुनाते हुए आया और अथर्व के गाल पर किस करते हुए बोला, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। वहां बैठे सब लोग अजीब नजरों से उन्हें देखने लगे। अथर्व का मुंह खुला रह गया। वह गाली देने ही वाला था, लेकिन वहां बैठी औरतों का ख्याल आया तो मन मारकर बैठ गया और गुस्से में अपना गाल रगड़ने लगा। शिव हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद निर्भय भी अथर्व का फेवरेट सूट पहनकर नीचे आया। अथर्व उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, इसे तू ही रख ले, अब दफा हो जा यहां से। निर्भय भी दांत दिखाते हुए वहां से चला गया। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद रिदम शिव को छोड़कर आ गया था। डेविड शिव के साथ ही था। अथर्व भी हवेली से निकल गया था। अन्वी अभी भी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई थी। अथर्व खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वे दोनों शहर के बाहर निकल आए थे। रिदम ने अथर्व से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? तो अथर्व ने कहा, यहां पर आज कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन खबर पक्की नहीं है। यह एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मैं तुझे साथ नहीं ला रहा था। रिदम बुरी तरह भड़क गया और बोला, यह ट्रैप है और तू इसमें जानबूझकर फंसने जा रहा है। अभी की अभी गाड़ी वापस ले, हम कहीं नहीं जा रहे। अथर्व ने गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रोक दी और रिदम से कहा, अपनी गन निकाल और चल। रिदम अथर्व को रोकता रह गया, लेकिन आखिर में मजबूर होकर उसे भी उसके साथ जाना पड़ा। अथर्व और रिदम ने पूरा फार्म हाउस छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने छिपकर कुछ देर इंतजार भी किया, पर नतीजा वही रहा। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में वापस आकर बैठ गए। तभी डैशबोर्ड पर रखा एक कागज रिदम की गोद में गिरा। उसने जैसे ही उसे उठाकर पढ़ा, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। अथर्व उसे घबराते देख उसके हाथ से वह कागज लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, 5 दिन बाकी हैं तुम्हारे पास अपने परिवार के साथ जीने के लिए। उसके अगले ही दिन तुम्हारी जिंदगी में होगा एक धमाका। अथर्व इतना ही पढ़ पाया था कि तभी फार्म हाउस में जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते वहां बस मलबा और काला धुआं रह गया। अथर्व की मुट्ठियां गुस्से में भींच गईं। रिदम को डरा हुआ देखकर वह उसे समझाने लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन रिदम नहीं मान रहा था और बोला, नहीं अथर्व, पहले तो वे लोग जानते ही नहीं थे कि वह लड़का कौन है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है। वह 1 महीने से ताक में बैठे हैं। इसका मतलब है कि वे कोई तगड़ा प्लान बना रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अथर्व बोला, तुझे सिर्फ उन लोगों का खतरनाक होना दिख रहा है, मेरा नहीं। मैं खुद उन लोगों के पास जाऊंगा। फिर अथर्व ने उसे अपना प्लान समझाया। यह सुनकर रिदम गुस्से से चिल्लाया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरे जाने के बाद दादा दादी को कौन संभालेगा? वो तो पागल हो जाएंगे। और वो जिसके पेट में तेरा अंश पल रहा है, उस बेचारी का क्या होगा? अथर्व बोला, हम कब तक ऐसे डरकर जीते रहेंगे? क्या फायदा इतना ताकतवर होने का जब हम आजाद ही नहीं घूम सकते? देख, मेरा उनके साथ जाना जरूरी है, तभी तो मैं उनके ठिकाने पर जाकर उनकी जड़ें उखाड़ पाऊंगा। इस बार मैं हर खतरा मिटा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी तरह मेरा बच्चा भी डर के साए में जिए। फिक्र मत कर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह अथर्व राठौर नाम का शेर मान में घुसकर उनका शिकार करेगा। वह आगे बोला, और अन्वी बहुत स्ट्रांग है। मैंने उसे 1 महीने पहले ही समझा दिया था कि अगर मैं कहीं गायब हो गया तो वह मेरा वेट करे। बस दादा दादी और शिव की टेंशन है। शिव को निर्भय संभाल लेगा। हम लोग मेंशन पहुंचने वाले हैं, अपना चेहरा ठीक कर ले। रिदम ने रुमाल से चेहरा पोंछते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू जल्दी आएगा और उनके प्लान को सफल नहीं होने देगा। अथर्व बोला, वादा है मेरा, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं जल्दी लौट आऊंगा। रिदम ने अथर्व को मेंशन पर छोड़ दिया और खुद शिव के पास चला गया। वहीं अथर्व अपने कमरे में गया।
जहां अन्वी सो रही थी। अथर्व उसके ऊपर झुका और उसके गले पर किस करने लगा, जिससे अन्वी की आंखें खुल गईं। वह कुछ बोलती उससे पहले ही अथर्व ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जब अन्वी सांस लेने की वजह से झटपटाने लगी, तब अथर्व उससे अलग हुआ। अन्वी बोली, हम अभी यह नहीं कर सकते। तो अथर्व बोला, जानता हूं, उसके अलावा तो सब कर सकते हैं ना। अथर्व फिर से अन्वी के ऊपर झुका, लेकिन अन्वी को उबकाई आ गई और वह उठकर वॉशरूम में भाग गई। अथर्व बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, लगता है लड़का है, तभी तो मुझे अपनी मां से अलग करने में लगा है, देख लूंगा तुझे भी। अथर्व जल्दी से उठकर अन्वी के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर वापस लाया। शाम हो चुकी थी। अथर्व और अन्वी संगीत के लिए निकल गए थे। आज वहां हर्षित भी आधमका था। वे चारों पहले ही वहां पहुंच चुके थे। औरतें ढोलक बजाकर गीत गा रही थीं। शिव ने संगीत में जैसे ही प्रीति को देखा तो वह खुश हो गया। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। इस एक महीने में उन दोनों के बीच भी रिश्ता अच्छा हो गया था। प्रीति शिव को इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं पर थे। शिव ने उसे मैसेज करके एक तरफ बुलाया। प्रीति नजर बचाकर जैसे ही आई, शिव उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और दीवार से लगाकर बोला, मुझे अचानक से ऐसे इग्नोर क्यों करने लगी? वजह जान सकता हूं? तो प्रीति बोली, मेरे पापा यहीं पर हैं। वो किसी बड़े बिजनेसमैन को ढूंढ रहे हैं ताकि मेरी शादी फिक्स करके अपना बिजनेस बढ़ा सके। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, प्लीज कुछ करो। शिव ने उसे रिलैक्स होने को कहा और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। उसने अपना फोन निकाला और अथर्व को कॉल किया। अथर्व ने फोन उठाते हुए कहा, हम पार्किंग में हैं, मैं अंदर जाकर तुमसे बात करता हूं। अथर्व फोन काटता उससे पहले ही शिव बोला, अबे फोन मत काटना। तो अथर्व बोला, ठीक है बोल। शिव ने कहा, प्रीति के पेरेंट्स आए हुए हैं तो आज तू उसकी और मेरी शादी की बात करना। वह घबराई हुई है क्योंकि उसके लिए किसी अमीर बिजनेसमैन को ढूंढ रहे हैं। अथर्व ने ठीक है कहा और फोन काट दिया। शिव ने प्रीति को गले लगाते हुए कहा, अथर्व अब सब संभाल लेगा। वैसे तुम्हें शायद अन्वी ने अब तक नहीं बताया कि वह और अथर्व पेरेंट्स बनने वाले हैं। यह सुनकर प्रीति पहले हैरान हुई, फिर खुश होते हुए बोली, क्या सच में? तो शिव ने कहा, हां, तुम मासी और चाची दोनों बनने वाली हो। फिर वह प्रीति को खुद से लगाते हुए बोला, मुझे भी शादी के तुरंत बाद पापा बनना है, तो तुम तैयार रहना। हमारे और अथर्व के बच्चों का बॉन्ड बिल्कुल हमारे जैसा होगा। उसकी बात सुनकर प्रीति शर्माते हुए उसे धक्का देकर भागने लगी। तभी शिव ने उसे दोबारा अपनी ओर खींच लिया और उसे किस करने लगा। फिर बोला, मुंह मीठा पहले ही कर लेना चाहिए, बाद में मौका नहीं मिलता। उसके बाद दोनों संगीत में शामिल हो गए। अथर्व अन्वी को लेकर सबके बीच पहुंचा। अन्वी अपनी मां से गले मिली, फिर रोहन से मिली। उसने अपने पापा और दादा को इग्नोर किया। तभी प्रीति उसके पास आ गई। दोनों खुशी से एक दूसरे के गले मिली। प्रीति अन्वी को लेकर जाने लगी तो अथर्व बोला, इसका ध्यान रखना। प्रीति ने मुस्कुराते हुए हां कहा और अन्वी को लेकर वहां से चली गई। फिर अथर्व प्रीति के पेरेंट्स को ढूंढने लगा। उसकी मां तो अन्वी की मां के साथ ही थी। तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ी। वह ड्रिंक लेने के बहाने उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। प्रीति के पापा की नजर जब अथर्व पर पड़ी तो वह उससे बात करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद अथर्व ने शिव को अपने पास बुलाया। शिव उसके पास आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने उनसे मिलवाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, ये शिव मेरा दोस्त है और RS इंडस्ट्रीज का 50% मालिक है। शिव ने उनसे हाथ मिलाया। शिव को देखकर मिस्टर कपूर की आंखों में चमक आ गई। एशिया की नंबर 1 कंपनी का आधा मालिक जो था। तभी अथर्व ने शिव से कहा, जा, तुझे निर्भय बुला रहा है। शिव ने सिर हिलाकर हां कहा और चला गया। उसके जाने के बाद अथर्व बोला, मेरा भाई ही समझिए इसे। इसके पेरेंट्स कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से मैं ही इसका परिवार हूं। मुझे इसके लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इसका साथ पूरी जिंदगी निभा सके। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। अथर्व की बात सुनकर प्रीति के पापा बोले, मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा हूं। तो अथर्व बोला, वैसे आपकी बेटी शिव की असिस्टेंट के तौर पर मेरी कंपनी में काम करती है। मुझे वह शिव के लिए एकदम परफेक्ट मैच लगती है। आपका क्या कहना है मिस्टर कपूर?
मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी तरफ से हाँ समझिए। वह अन्वी की फ्रेंड है, वह उसके साथ रहना जरूर चाहेगी। फिर किसी दिन फैमिली डिनर रखते हैं ताकि सब एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। अथर्व बोला, एक्चुअली मुझे बिजनेस के सिलसिले में एक ट्रिप पर जाना है 1-2 दिन में, तो 2-3 महीने तक कोई डिनर प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं अभी उनकी एंगेजमेंट करवा सकता हूं, बाकी शादी 6 महीने बाद रख सकते हैं। मिस्टर कपूर पहले तो मना करने वाले थे, लेकिन फिर उनका लालची दिमाग जाग उठा। उन्होंने यह मौका हाथ से जाने नहीं देने के लिए तुरंत हामी भर दी। अथर्व उन्हें अपने साथ लेकर सबके बीच आया। उसने किसी को फोन किया और शिव व प्रीति के लिए एंगेजमेंट रिंग मंगवा ली। वहीं मिस्टर कपूर अपनी बीवी से बातचीत करने लगे। करीब 15 मिनट में ही एक आदमी रिंग लेकर अथर्व को दे गया। अथर्व ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने शिव को अपने पास बुलाया। वहीं मिस्टर कपूर प्रीति को लेकर सबके बीच में आ गए। तभी अथर्व ने कहा, टाइम की कमी की वजह से हमें यह फैसला जल्दी में करना पड़ा है मिस्टर कपूर, और मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट तय कर दी है, और वो भी अभी इस संगीत के फंक्शन में। ये लो, दोनों रिंग्स एक्सचेंज करो। वहां मौजूद सब लोग अथर्व की बात सुनकर हैरान रह गए। ऐसे अचानक एंगेजमेंट की खबर सुनकर प्रीति और शिव भी सदमे में थे। अथर्व ने उन्हें शौक से बाहर निकालते हुए कहा, मिस्टर कपूर को 2 महीने के लिए किसी ट्रिप पर जाना है, तो हम चाहते हैं कि यह सगाई आज ही हो जाए। मिस्टर कपूर ने चौंक कर अथर्व को देखा तो अथर्व ने उन्हें कुछ इशारा किया। फिर अथर्व ने उन दोनों से कहा, अब जल्दी से अंगूठियां पहना दो एक दूसरे को। शिव और प्रीति ने सबको दिखाने के लिए थोड़ा नाटक किया और फिर एक दूसरे को रिंग पहना दी। सबने तालियां बजाईं और फिर शुरू हुआ डांस। सबसे पहले रोहन और किंजल को डांस करने के लिए कहा गया। ना चाहते हुए भी दोनों को थोड़ा सा कपल डांस करना पड़ा। फिर विराट, काजल, वंश विशाखा और शिव प्रीति जोड़ी में डांस करने लगे। अथर्व अन्वी के पास खड़ा था तो उसकी दादी ने उसे भी डांस करने के लिए कहा। अथर्व ने मना करते हुए कहा, अन्वी को डांस नहीं आता। तो अन्वी ने अथर्व का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम मुझे डांस सिखा देना। अथर्व ने उसे अपने करीब करके धीरे धीरे डांस सिखाना शुरू किया। अन्वी बहुत जल्दी सीख गई। दूर से अन्वी की मां और विक्रांत यह सब देख रहे थे। वह विक्रांत से बोली, देखिए, क्या आप अथर्व से बेहतर लाइफ पार्टनर हमारी बेटी के लिए ढूंढ सकते थे? विक्रांत ने ना में सिर हिलाया और अन्वी को डांस करते हुए देखने लगा। आगे जारी रहेगा। फार्मा हाउस पर हुआ धमाका। क्या वो सिर्फ चेतावनी थी या अथर्व के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? 5 दिन बाकी है। आखिर किसने लिखा था वो खत, और क्या अथर्व वाकई अपने परिवार को खतरे में डाल रहा है? अथर्व के प्लान का असली मकसद क्या है? क्या वो खुद को बलिदान करने जा रहा है या दुश्मनों को अपने जाल में फंसाने? शिव और प्रीति की अचानक हुई एंगेजमेंट, क्या यह सिर्फ अथर्व की स्ट्रैटेजी थी या इसके पीछे कोई और गुप्त वजह छिपी है? अन्वी की तबीयत और अथर्व का मिशन, क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो आने वाले धमाके से जुड़ा है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। लगे पहले शिव भागा, फिर निर्भय, फिर हर्षित। जब रिदम भी भागने लगा तो अथर्व ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और कहा, तू साले निर्भय की बातों में आकर हर बार अपनी खटिया खड़ी करवाता है, तुझे शर्म नहीं आती? देख, तीनों तुझे यहां छोड़कर भाग गए। तू अच्छे से जानता है ना कि खतरा करीब आ रहा है और तुम शिव को अपने साथ लेकर घूम रहे हो। अब कुछ बोलेगा या फिर मैं यहीं पर मार लूं तेरी? रिदम कुछ नहीं बोला, बस अथर्व के पीछे खड़े राजेंद्र को देखने लगा। अथर्व ने जब उसकी नजरें फॉलो की और पीछे मुड़ा तो राजेंद्र को देखकर उसकी भौहें चढ़ गईं। तभी रिदम उसके हाथ से छूटकर भाग गया। अथर्व बोला, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आपको कुछ काम है मुझसे? तो राजेंद्र गुस्से में धीरे से बोले, किस बेहुदा भाषा में तुम बात कर रहे थे अभी? यही सब सिखाया है मां, पापा ने तुम्हें? अथर्व बोला, मैं अपने दोस्तों से किसी भी भाषा में बात करूं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बताइए, क्यों आए हैं मेरे पीछे? राजेंद्र बोले, तुम खतरे के बारे में बात कर रहे थे अभी। तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, कहीं आपको मेरी चिंता तो नहीं हो रही? आपके अंदर का बाप जाग तो नहीं रहा? अगर ऐसा है तो उसे यहीं दफन कर दीजिए, वरना आगे चलकर आपको बहुत तकलीफ होगी।
और मुझे आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए उधर आपकी बीवी कितने गुस्से से हमें घूर रही है, जैसे आज ही मेरी जान ले लेंगी। राजेंद्र ने जब उधर देखा जहां रागिनी गुस्से में खड़ी हुई उन्हें ही देख रही थी, तो वे अथर्व की तरफ पलटे, लेकिन अथर्व वहां नहीं था। वह फिर अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। वहीं रणवीर राणा रिसोर्ट के एक कमरे में पेट पकड़कर बैठे हुए थे। जूस पीने के बाद से अब तक वे 6 बार वॉशरूम जा चुके थे। तभी दोबारा उनके पेट में गुड़गुड़ हुई तो वे फिर से वॉशरूम में भागे। जब वे फ्रेश होकर बाहर आए तो गुस्से में बोले, यह सब जरूर उस अथर्व का किया हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने देखा वह किसी अनजान नंबर से कॉल था। उन्होंने उठाते हुए कहा, हेलो। तभी सामने से एक आवाज आई, कैसे हैं रणवीर साहब? रणवीर बोले, कौन बोल रहा है? तो दूसरी तरफ से वह लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि मानव था, बोला, आपका शुभचिंतक समझिए मुझे। रणवीर बोले, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मानव बोला, जानने में क्या रखा है राणा साहब, आप बस इतना जान लीजिए कि मेरा और आपका दुश्मन एक ही है, अथर्व राठौर। अथर्व का नाम सुनकर रणवीर बोले, और मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके दुश्मन हो? मानव बोला, यह तो आप पर है कि आप मुझ पर यकीन करें या नहीं। मैं तो बस यह कहना चाहता था कि अगर आप चाहें तो अथर्व को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। रणवीर सोचते हुए बोले, क्या करना होगा मुझे? मानव ने उसे कुछ समझाया और रणवीर ने भी ऐसी बातें जान लीं जो शायद उन्हें नहीं जाननी चाहिए थीं। फिर मानव बोला, मैं वादा करता हूं राणा साहब कि आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, वह सही सलामत रहेगी। तो रणवीर बोला, मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे, मेरी कोई काम की नहीं। उल्टा वह अथर्व के बच्चे को अपनी कोख में लिए घूम रही है। अगर तुम लोगों को उसे भी मारना हो तो मार सकते हो। रणवीर राणा की अनबी के मां बनने वाली बात सुनकर मानव गुस्से में आ गया। उसने फोन उठाकर दीवार पर दे मारा, जिससे फोन कट गया। रणवीर राणा खुद से ही बोला, बड़ा घमंड था तुझे लड़के, अब देखना यही लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी, और नरेंद्र को एक बार फिर टूटते हुए अपनी आंखों से देखूंगा। तभी उसे पेट में दर्द महसूस हुआ तो वह फिर से वॉशरूम में चला गया। वहीं फोन के टूटते ही मानव भी गुस्से से चिल्लाया और कहा, यह अच्छा नहीं हुआ, तुम किसी और के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती अनवी। इस बच्चे और इसके बाप दोनों को ही मैं रास्ते से हटा दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। फिर उसने वह टूटा हुआ फोन देखा और बोला, अथर्व राठौर, अब तुम्हारी प्यारी मिसेस राठौर की बारी है। तुम्हारा उन्हें अपनी मां होने का सच न बताना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद वह दूसरा फोन लेने के लिए निकल गया। दरअसल उसने अभी कुछ देर पहले रणवीर से सीडी के बारे में भी पूछ लिया था, जो उस दिन अनवी हवेली में लेकर आई थी। उसे यह जानकर भी हैरानी हुई कि रागिनी अथर्व की सगी मां है और वह उनसे यह बात छुपा रहा है। रात हो चुकी थी। बारात के तौर पर रोहन और सबका स्वागत भी हो चुका था। कुछ ही देर में फेरे होने वाले थे। किंजल को लाकर रोहन के बगल में बिठा दिया गया। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। अथर्व ने अपने चारों ओर देखा। उसे सब दिखाई दिए सिवाय रणवीर के। अथर्व उसे गायब देखकर इधर उधर देखने लगा तो निर्भय पीछे से उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हारा दादा ससुर वॉशरूम में बैठा शादी एंजॉय कर रहा है। अथर्व ने उसका कान पकड़ लिया और गुस्से से कहा, साले कुत्ते, तुझे बोला था कि कोई शैतानी मत करना, लेकिन तू नहीं माना, तुझे तो बाद में देखता हूं। फिर अनवी ने रोहन और किंजल का गठबंधन किया। दोनों ने फेरे लिए। दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फेरे पूरे होते ही वे दोनों बैठे। रोहन ने किंजल के गले में मंगलसूत्र पहनाया और फिर सिंदूर से उसकी मांग भर दी। किंजल की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। अथर्व गौर से सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि रोहन भले ही अभी किंजल से गुस्सा है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद विदाई का वक्त आ गया। विदाई के वक्त अथर्व अचानक वंश के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहन भी सबसे मिलते हुए जब वंश के पास पहुंचा तो अथर्व को उसके साथ देखकर चौंक गया। वहीं मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। वंश अथर्व को घूरने लगा, लेकिन अथर्व ने उसे नजरअंदाज करते हुए बहुत ठंडे लहजे में रोहन से कहा, इस गलतफहमी में मत रहना
कि तेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता। दोस्ती का मतलब पता है ना। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो याद रखना, तेरी बहन भी मेरे पास है। वो तभी खुश रहेगी जब इसकी बहन खुश रहेगी। धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। उम्मीद है तू समझ गया होगा। आगे जारी रहेगा। क्या रणवीर राणा और मानव की नई साझेदारी अथर्व के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश रचेगी? दोनों के मन में एक ही आग है, अथर्व से बदला। लेकिन क्या वे एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे या उनका यह गठजोड़ खुद उनके लिए विनाश साबित होगा? क्या अन्वी सच में अथर्व के बच्चे को जन्म दे पाएगी या मानव की सनक उस मासूम जिंदगी को मिटा देगी? मानव का पागलपन और अधिकार की भावना अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुकी है। क्या अथर्व समय रहते अन्वी की रक्षा कर पाएगा? अथर्व और राजेंद्र के बीच यह ठंडी जंग कब फटेगी? पिता और बेटे के बीच बढ़ता तनाव अब शब्दों से आगे बढ़ चुका है। क्या यह जंग परिवार को तोड़ देगी या किसी एक की मौत पर जाकर रुकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अथर्व का अतीत फिर से लौटकर उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। किंजल की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। अथर्व गौर से सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि रोहन भले ही अभी किंजल से गुस्सा है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद विदाई का वक्त आ गया। विदाई के वक्त अथर्व अचानक वंश के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहन भी सबसे मिलते हुए जब वंश के पास पहुंचा तो अथर्व को उसके साथ देखकर चौंक गया। वहीं मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। वंश अथर्व को घूरने लगा, लेकिन अथर्व ने उसे नजरअंदाज करते हुए बहुत ठंडे लहजे में रोहन से कहा, इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है यह मैं नहीं जानता। दोस्ती का मतलब पता है ना। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो याद रखना, तेरी बहन भी मेरे पास है। वो तभी खुश रहेगी जब इसकी बहन खुश रहेगी। धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। उम्मीद है तू समझ गया होगा। अब आगे। फिर अथर्व वापस जाकर बारातियों में अन्वी और अपने दोस्तों के बीच शामिल हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बाराती ही हूं। रोहन भी अथर्व की बात समझ गया था। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, सच में बड़ा कमीना है तू। वहीं बाकी सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी हुआ क्या। विदाई हो चुकी थी। अथर्व और राजेंद्र सबको लेकर निकल गए। रणवीर तबीयत खराब होने की वजह से पहले ही वहां से जा चुका था। मेंशन पहुंचकर अथर्व ने अन्वी को अपने कमरे में छोड़ा और शिव के कमरे में चला गया। हर्षित वेन्यू से ही अपने घर लौट गया था। अथर्व ने निर्भय को एक बार फिर आधे हाथ लिया, फिर कुछ देर उनके पास बैठकर अपने कमरे में चला गया। अन्वी बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। वह एक ठंडे पानी का शावर लेकर सो गई। वहीं राजेंद्र अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे बार बार अथर्व की वो बात याद आ रही थी जब वह पूरी दम से कह रहा था कि खतरा बढ़ रहा है। वह खुद से ही बोला, आखिर हो क्या रहा है ये सब? वो किसी खतरे की बात कर रहे थे। कहीं फिर से अथर्व पर कोई हमला तो नहीं होने वाला। तभी रागिनी ने नींद में ही राजेंद्र का हाथ पकड़ लिया। वह शायद सपना देख रही थी। वह घबराते हुए बोली, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, वो मेरे बेटे को मार देंगे। राजेंद्र ने रागिनी को हिलाते हुए उठाया। रागिनी उठ गई थी और बहुत डरी हुई थी। राजेंद्र ने उसे शांत किया, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? रागिनी ने बताया, कोई विराट को पीट रहा था। मैं अभी उसे देखने जा रही हूं। राजेंद्र उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह नहीं रुकी। कुछ देर बाद वह वापस आई और बोली, वह सो रहा है। फिर मन ही मन बोली, यह सब उस लड़के अथर्व की वजह से हो रहा है। शायद राजेंद्र का उसकी तरफ बढ़ता झुकाव मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा है, इसीलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। पता नहीं कब इससे हमारा पीछा छूटेगा। फिर उसने राजेंद्र को सोने के लिए कहा और आंखें बंद कर लीं। राजेंद्र भी अथर्व और विराट के बारे में सोचते सोचते सो गया। वहीं राणा हाउस में किंजल का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, जैसे नई बहू का करते हैं। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करवाई गई,
जिसमें मन न होते हुए भी दोनों को रस्म निभानी पड़ी। फिर किंजल को कमरे में भेज दिया गया आराम करने के लिए। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, इसलिए रोहन ने उसे नजरअंदाज करते हुए सोफे पर लेटकर आराम करना सही समझा। उसकी मां ने बताया था कि शाम को उसे किंजल को लेकर पग फेरे के लिए जाना है और उन्हीं के घर पर रात में रहना है। अगले दिन अथर्व के अलावा कोई काम पर जाने के लिए तैयार नहीं था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, यहां तक कि राजेंद्र ने भी घर के कपड़े पहने हुए थे। आज सब शादी की थकान उतारने वाले थे। निर्भय का कारनामा सबके सामने खुल चुका था और वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कोई महान काम किया हो। वहीं अनवी भी निर्भय से नाराज लग रही थी। उसे मनाते हुए निर्भय ने कहा, सॉरी यार अनवी, तुम्हारे दादाजी शादी में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे थे, तो मैंने बस उन्हें निकलने का बहाना दिया था। तो नरेंद्र जी भी उसे समझाते हुए बोले, पर बेटा वो बुजुर्ग है, ऐसे फ्रैंक मजाक बुजुर्गों के साथ नहीं करने चाहिए। तो निर्भय बोला, सॉरी दादाजी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर राजेंद्र ने पूछा, अथर्व तू अकेला जा रहा है आज ऑफिस? तो अथर्व ने कहा, हां, और वह कंपनी चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद वंश सभी को बुलाने आ गया। आज सबका लंच उन्हीं की तरफ से था। उसने अनवी और अथर्व के दोस्तों से भी आने को कहा। अनवी मना करने वाली थी, तभी वंश बोला, तुम्हारा भाई किंजल को लेकर आ रहा है, दोपहर में पग फेरे के लिए, वो भी होंगे हमारे साथ। तब उसने भी हां कर दी। शाम को जब अथर्व वापस लौटा तब मेंशन में कोई नहीं था। पूछने पर पता चला कि सब राजावत मेंशन गए हैं। तो अथर्व फ्रेश होकर बेड पर लेट गया और सोचने लगा, 3 दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा, फिर ना जाने मैं सबको दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मेरे बच्चे और अनवी का क्या होगा। फिर वह खुद से बोला, मैं वापस जरूर आऊंगा, शिव की शादी भी तो करनी है। यही सब सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा। फिर उसे भूख लगी तो वह किचन में चला गया। वहां उसे खाने के लिए सिर्फ मैगी ही मिली। उसने वही बनाई और सोफे पर बैठकर खाने लगा। वह खा ही रहा था कि तभी सब लोग, साथ में किंजल और रोहन भी तो वहां आ गए। अथर्व को वहां देखकर पहले तो सब चौंक गए। तभी शिव और निर्भय दौड़ते हुए उसके पास आए और मैगी छीनकर खाते हुए बोले, अकेले मैगी खा रहा है हमारे ही सामने। हमारे लिए तो तू कहता है कि तुझे कुछ बनाना नहीं आता और रात में अनवी के लिए तेरे अंदर कुक की आत्मा आ जाती है। तब तक रिदम भी आ गया था। फिर उन तीनों ने झगड़ते हुए सारी मैगी खा ली और अथर्व गुस्से से उन्हें घूरने लगा। अथर्व की ऐसी हालत देखकर रोहन हंसने लगा। तभी अनवी बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ और बनाकर लाती हूं। अथर्व ने उसे रोक दिया और उन तीनों बंदरों को घूरते हुए कहा, रहने दो, मेरा पेट भर गया, तुम जाओ आराम करो जाकर। फिर वह रोहन को लेकर शिव के कमरे में आ गया। राजेंद्र, महेंद्र और नरेंद्र वहीं सोफे पर बैठ गए। रागिनी सबको चाय देकर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। रागिनी अपने कमरे में फ्रेश होकर जब वॉशरूम से बाहर आई तभी उसका फोन बजा। उसने अनजान नंबर देखकर नहीं उठाया। तभी दोबारा फोन बजा तो उसने इरिटेट होकर फोन उठाया और बोली, हेलो, कौन? तभी सामने से मानव बोला, हेलो रागिनी आंटी, कैसी हैं आप? मैं मानव। रागिनी मानव को पहचान गई। मानव ने इधर उधर की बातें करने के बाद रागिनी से कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो रागिनी बोली, क्या चाहिए बेटा? तभी मानव बोला, आपकी बहू। रागिनी को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो इतना कि वह शायद काजल की बात कर रहा है। वह गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बहू के बारे में ऐसा कहने की? तो मानव बोला, अरे आंटी जी, मैं आपकी होने वाली बहू की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बड़ी बहू अनवी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और इसलिए उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, उसके जाने के बाद अथर्व बिल्कुल अकेला हो जाएगा, उसे तकलीफ पहुंचेगी और आपको खुशी होगी उसे तकलीफ में देखकर। बस आपको अनवी को मुंह तक पहुंचाना है और कुछ नहीं करना है। मेरा यकीन मानिए, आपका नाम इसमें कहीं भी नहीं आएगा। आपके पास सोचने के लिए एक दिन है। मैं कल दोबारा फोन करूंगा और आपको क्या करना है बताऊंगा। इतना कहकर मानव ने फोन काट दिया। रागिनी सच में दुविधा में पड़ गई। एक तरफ उसके दिमाग में आया कि इससे अथर्व हमेशा के लिए टूट जाएगा, साथ ही अब तक की उसकी की गई बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। वहीं उसका दिल कह रहा था, नहीं,
उसे अन्वी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह मां बनने वाली है, इससे उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आखिर में उसने अपने दिल की सुनी और सोचा कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह सोचकर वह नीचे आ गई। वहीं इन सबसे अनजान अथर्व रोहन और अपनी पलटन को लेकर घूमने निकल गया। पार्वती जी ने उन्हें जल्दी आने के लिए कहा था, किंजल के लिए। रागिनी भी आज रात का डिनर बना रही थी, इसलिए दोनों परिवार आज फिर साथ में डिनर करने वाले थे। अथर्व रोहन और उसके दोस्त घूमने निकले थे। वे सब बाहर कहीं जाने का सोच रहे थे। वे सब आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी अथर्व का फोन बजा। शिव ने देखा तो अन्वी का फोन था। उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। अथर्व बोला, हेलो। तो अन्वी घबराते हुए बोली, तुम सब कहां हो? जल्दी से भाई को लेकर वापस आओ, यहां किंजल बेहोश हो गई है। अथर्व बोला, क्या हो गया है उसे? अभी तक तो ठीक थी। तो अन्वी बोली, तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? जल्दी से भाई को लेकर वापस आओ। इतना कहकर अन्वी ने फोन काट दिया। तो अथर्व रोहन से बोला, तू मनहूस है क्या, जो हमें आधे रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है? रोहन ने पीछे से उसे मारते हुए कहा, क्या कहा तूने? मैं मनहूस? अरे जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप को बहुत मुनाफा हुआ था। रिदम हंसते हुए गाड़ी वापस मोड़ लेता है। कुछ ही देर में सब वापस मेंशन आ गए थे। किंजल को नीचे ही गेस्ट रूम में लेटाया गया जहां वह रहती थी। बाहर सब टेंशन में आ गए थे। अंदर डॉक्टर किंजल को चेक कर रही थी। जब वह बाहर आई तो सबने उन्हें घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, ऐसी हालत में ऐसा होना नॉर्मल है। अब से आप सब उनका ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। किंजल की प्रेगनेंसी की न्यूज से सब लोग दंग रह गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें। डॉक्टर रोहन को कुछ हिदायत देकर वहां से चली गई। तभी अथर्व ने कहा, मुबारक हो साले साहब, तुम बाप बनने वाले हो। रोहन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप किंजल के पास चला गया। अथर्व और बाकी सब बाहर ही खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद रोहन किंजल को लेकर बाहर आया। तब सबने उन्हें नॉर्मली विश किया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। रागिनी ने सब कुछ किंजल की पसंद का खाना बनवाया था। अथर्व किसी गहरी सोच में गुम होकर खाना खा रहा था। उसे सच में गुम देखकर अन्वी ने उसके चम्मच में मिर्ची रख दी। सब लोग उन्हें ही देखने लगे। अथर्व ने जैसे ही वह मिर्ची खाई, वह जोर से चिल्ला उठा। अन्वी ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। वहीं उसके दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। अथर्व जोर से बोला, किसने किया था ये? तो अन्वी ने कहा, मैंने किया था, तुम्हें उस चुड़ैल के ख्यालों से बाहर निकालने के लिए, जिसके बारे में तुम इत्मीनान से सोच रहे थे। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूं? तो अन्वी एकदम से बोली, हां। फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? वहां बैठे सब लोग हंसने लगे। तो अथर्व अफसोस के साथ बोला, मेरी ऐसी किस्मत कहां कि मैं किसी पराई लड़की के बारे में सोच सकूं। तो अन्वी गुस्से से बोली, अथर्व राठौर, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो। अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कह रहा और इस मिर्ची खिलाने का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। अब चुपचाप खाना खाओ। तभी शिव ने कहा, वैसे तू सोच क्या रहा था? तो अथर्व राजेंद्र और रागिनी को देखकर बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अच्छा हुआ किंजल की प्रेगनेंसी शादी के बाद सामने आई है, वरना इन दोनों का भी मामला मिस्टर राठौर की तरह हो जाता। यह कहकर अथर्व ने एक दिल जला देने वाली स्माइल दी, जिसे देखकर रागिनी तिलमिलाते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुमने क्या किया था? गांव में प्लान बनाकर इस लड़की से शादी की। तो अथर्व बोला, मेरे केस में यह सब एक्सीडेंटली हुआ था मिसेस राठौर, लेकिन आपने तो एक औरत की शादी और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी, वो भी हमेशा के लिए। रागिनी को अथर्व की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई, बस गुस्से से अथर्व को घूरने लगी। तभी नरेंद्र जी बोले, चुपचाप सब खाना खाइए। अथर्व मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा। वहीं रागिनी को अब अथर्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही राजेंद्र, नरेंद्र और पार्वती जी ने भी अथर्व से कुछ नहीं कहा। यह देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर सबने शांति से खाना खाया। कुछ देर बाद किंजल की फैमिली रोहन को लेकर अपने घर चली गई। अथर्व अपने दोस्तों के साथ गार्डन में घूमने लगा।
वहीं अनवी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। रागिनी अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। जब राजेंद्र वहां आया तो रागिनी ने उससे कहा, राजेंद्र, तुमने देखा ना उसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया उस पर? तो राजेंद्र ने कहा, उसने गलत क्या कहा था रागिनी? सच में हमारी वजह से उसकी मां पूनम की जिंदगी बर्बाद हो गई तो वह तो यह सब कहेगा ही, आगे जारी रहेगा। क्या रागिनी अब सच में अथर्व से बदला लेने की ठान चुकी है या उसके भीतर अभी भी इंसानियत बाकी है? उसकी आंखों में जो आग है, क्या वो सिर्फ गुस्सा है या कोई नया खेल शुरू होने वाला है? क्या राजेंद्र अपने पुराने रिश्तों और रागिनी के गुस्से के बीच फंसकर कोई ऐसा फैसला करेगा जो सब कुछ बदल देगा? उसका झुकाव अथर्व की तरफ अब रागिनी के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा है। क्या अथर्व और अनवी के खुशहाल रिश्ते के पीछे अब एक नई साजिश की शुरुआत हो चुकी है, जिसका असर सिर्फ उनके नहीं पूरे परिवार के भविष्य पर पड़ने वाला है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अथर्व मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा। वहीं रागिनी को अब अथर्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही राजेंद्र, नरेंद्र और पार्वती जी ने भी अथर्व से कुछ नहीं कहा। यह देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर सबने शांति से खाना खाया। कुछ देर बाद किंजल की फैमिली रोहन को लेकर अपने घर चली गई। अथर्व अपने दोस्तों के साथ गार्डन में घूमने लगा। वहीं अनवी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। रागिनी अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। जब राजेंद्र वहां आया तो रागिनी ने उससे कहा, राजेंद्र, तुमने देखा ना उसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया उस पर? तो राजेंद्र ने कहा, उसने गलत क्या कहा था रागिनी? सच में हमारी वजह से उसकी मां पूनम की जिंदगी बर्बाद हो गई तो वह तो यह सब कहेगा ही। अब आगे, रागिनी ने कहा, तो क्या हमने कहा था उसकी मां को अपनी जिंदगी ऐसे अकेले गुजारे? हर कोई हमें ही गलत ठहराता आया है। क्या हमने प्यार करके कोई गुनाह कर दिया था? तुम यह सब बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अगर सबकी नजरों में मैं बुरी हूं तो बुरी सही, लेकिन इस लड़के को मैं सबक सिखाकर रहूंगी। बताऊंगी उसे कि बड़ा होना क्या होता है। राजेंद्र जी उसे समझाते हुए बोले, पागल मत बनो रागिनी, मैं तुम्हारा वादा हमेशा निभाता आया हूं। मैंने कभी अथर्व को नहीं अपनाया है, लेकिन तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। वह कुछ दिनों में यहां से चला जाएगा, तब तक तुम खुद को शांत रखो। राजेंद्र यह कहकर बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेट गया। वहीं रागिनी मन ही मन कुछ सोचकर बैठी रही और फिर दूसरी तरफ लेट गई। उधर किंजल के कमरे में रोहन बेड पर लेटा था। किंजल कमरे में आ गई थी। रोहन को बेड पर लेटे देखकर वह तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। रोहन जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तो किंजल बोली, दिख नहीं रहा तुम्हें? मैं सोने जा रही हूं। रोहन ने कहा, यहां सोफे पर? तो किंजल बोली, हां, क्यों? क्या तुम्हें मेरे यहां सोने पर भी दिक्कत है? रोहन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर किंजल का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। खुद भी उसके सामने बेड पर बैठ गया। किंजल उसकी हरकतें देखकर हैरान थी। वह कुछ बोलती, तभी रोहन बोला, देखो, मैंने संगीत वाली रात जो भी कहा उसे भूल जाओ। मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, उसके लिए माफी मांगता हूं। यह कहकर रोहन ने हाथ जोड़ लिए तो किंजल व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, यह सब तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं? तो रोहन बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम इसे जन्म नहीं देना चाहती तो तुम कल ही इसे अबॉर्ट कर दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। किंजल को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, तुम कैसे यह बात कह सकते हो? तुम इस बच्चे के पिता हो। तुम्हें भले ही यह नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे यह बच्चा चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी इसके सहारे। तो रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं भी चाहता हूं इस बच्चे को, और इसीलिए मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के लिए। मैं जानता हूं कि तुम अथर्व से प्यार करती हो। तुम्हारे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन मैं अपनी जगह तो बना ही सकता हूं। हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। अथर्व भी तो यही चाहता है। उसके लिए तुम ऐसा कर सकती हो ना? किंजल कुछ नहीं बोली, उसने मुंह फेर लिया। तो रोहन बोला, प्यार करना गलत नहीं है किंजल, लेकिन उसकी चाह में इतना गिर जाना सही नहीं होता। मुझे इसलिए उस दिन इतना गुस्सा आया था तुम पर। सोचो, उस दिन अगर मेरी जगह अथर्व तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाता तो क्या होता? वही होता जो अथर्व के पेरेंट्स के साथ हुआ। अन्वी अथर्व को तलाक दे देती। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर के बाद अथर्व को तुमसे शादी करनी पड़ती। एक और पूनम और अथर्व हमारे बीच होते। पूनम आंटी की तरह ही अन्वी भी अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मैं अपनी बहन को इतना तो जानता हूं। और रही अथर्व की बात, तो वह कभी तुम्हें वह हक नहीं देता जो उसने अन्वी को दिया है। कुल मिलाकर 4-5 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अगर मेरे साथ नहीं करना चाहती तो अपने बच्चे के साथ करो। मैं वादा करता हूं कि कभी अथर्व या किसी और को हमारे बीच के इस झूठे रिश्ते की सच्चाई पता नहीं चलेगी। मैं कभी भी तुम पर अपना हक नहीं जताऊंगा। यह कहकर रोहन सोफे पर जाकर लेट गया। वहीं किंजल भी सोच में डूबी हुई बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उधर अथर्व अपने कमरे में आ गया था। अन्वी लेटी हुई थी तो वह भी उसके पास जाकर लेट गया। अथर्व अन्वी के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, सो गई क्या? तो अन्वी बोली, नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। अथर्व बोला, अच्छा, एक बात बताओ, क्या प्रेग्नेंट होने के बाद वो सब नहीं कर सकते? तो अन्वी बोली, कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद, और वो भी तब जब सामने वाला कोई नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारी तरह शैतान नहीं। अथर्व का मुंह छोटा सा हो गया और वह बोला, तुमने मेरी आदत भी डाल दी। अब मैं कहां जाऊं? तो अन्वी उठकर बैठ गई और बोली, भाड़ में जाओ। फिर हंसते हुए बोली, चलो वॉशरूम में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी थोड़ी सी। अथर्व जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला गया और अन्वी भी उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद अन्वी बाहर आ गई। उसके कुछ देर बाद अथर्व भी ठंडे पानी का शावर लेकर बाहर आया। तो अन्वी उसे घूरते हुए बोली, तुम सच में जानवर हो? अथर्व उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, हां हूं, सिर्फ तुम्हारा शिकार करने वाला जानवर। फिर दोनों ही जल्दी सो गए। अगले दिन सुबह सब अपने अपने कामों पर जाने के लिए तैयार हो गए। राठौर मेंशन में सब नाश्ता कर चुके थे। तभी रोहन और किंजल सबसे मिलने आ गए। वे लोग राणा हाउस जाने के लिए तैयार थे। रोहन अथर्व और अन्वी से मिला। किंजल नरेंद्र जी और पार्वती जी से मिली। इसी बीच वह थोड़ा सा लड़खड़ा गई, जिसे रोहन ने पकड़ लिया। उसने झटके से खुद को उससे दूर किया। यह सब सभी की नजरों से छुप गया, सिवाय अथर्व के। फिर रोहन बोला, अब हमें चलना चाहिए। तो अथर्व ने कहा, रुको। अथर्व के चेहरे पर सख्त भाव थे। किसी को समझ नहीं आया कि अब उसे किस बात पर गुस्सा आ गया। अथर्व किंजल से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे पीछे आओ। अथर्व बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गया। यह देखकर सब हैरान परेशान थे कि अब अथर्व को किंजल से क्या बात करनी है। किंजल भी चुपचाप गार्डन में उसके पीछे चली गई। अन्वी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि बाद में अथर्व से पूछेगी। इसके बाद सब बड़े शीशे के दरवाजे की दूसरी तरफ से गार्डन का नजारा देखने लगे। गार्डन में अथर्व किंजल से कह रहा था, रोहन, जब इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है तो तुम क्यों अपने कदम पीछे खींच रही हो? मैंने देखा अभी तुमने उसे कैसे झटक कर खुद से दूर कर दिया था। किंजल बोली, तुम मुझे इस अनचाहे रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अथर्व, मैंने यह शादी कर ली, इतना सबके लिए काफी नहीं है क्या? अथर्व बोला, पागल मत बनो, जिंदगी हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती। तुम्हें यह मौका मिला है, तुम्हें खुश होना चाहिए। रोहन हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। तुम्हें मेरे साथ देखकर वह मुझसे कितना झगड़ता था। वह स्कूल के पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करता था। वह मुझसे 1000 गुना बेहतर लाइफ पार्टनर साबित होगा तुम्हारे लिए। यह तुम मुझसे लिखवा कर ले लो। और रही मेरी बात, तो जिस दिन मेरी सच्चाई सबके सामने आएगी, उस दिन तुम खुद को खुशकिस्मत मानोगी कि मैंने तुम्हें नहीं चुना। अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं समझा सकता। रोहन शायद समझ गया है, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम पर है, हंसकर जियो या फिर समझौते के साथ। इतना कहकर अथर्व वहां रुका नहीं।
अथर्व हॉल में आया और शिव व बाकी सबसे चलने के लिए कहा। सब लोग चले गए। तब किंजल भी वहां आ गई। वहां सबने देखा कि अथर्व ने उससे दूर खड़े होकर ही बात की थी। किंजल जल्दी से रोहन से चलने के लिए कहकर वहां से बाहर निकल गई। रोहन भी उसके पीछे चला गया। फिर सभी अपने कामों में लग गए। रोहन भी किंजल को अपने घर छोड़कर अपने ऑफिस निकल गया। रोहन की मां ने किंजल को रोहन के कमरे में भेज दिया था आराम करने के लिए। कमरे में आकर किंजल अथर्व की बातों के बारे में सोचने लगी। शाम हो चुकी थी। रागिनी अपने कमरे में ही थी जब उसके फोन पर मानव का कॉल आया। उसने फोन उठाया और बोली, मैं तैयार हूं, जो भी तुम कहोगे करने के लिए। मानव ने उसे सब कुछ समझा दिया। तभी रागिनी बोली, देखो, इन सब में उस लड़की या उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरा नाम भी इनमें नहीं आना चाहिए, समझे? मानव ने भी कहा, अन्वी और उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और अथर्व को पकड़ते ही हम उसे छोड़ भी देंगे। रागिनी ने फोन काट दिया और बोली, तुम्हें कल मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी अथर्व। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अन्वी अथर्व के सीने से लगी सो रही थी। अथर्व खुद से बोला, कल वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सबको सुरक्षित रखना होगा। वे लोग मेरे किसी करीबी पर ही वार करेंगे, पर किस पर? अथर्व इसी कशमकश में था। अगले दिन सुबह सब उठ चुके थे। पार्वती जी जब पूजा करके सबको आरती दे रही थीं, तभी अचानक लड़खड़ा गईं। गिरने से पहले ही राजेंद्र ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन आरती की थाली गिर गई। इससे पार्वती जी के मन में किसी अनहोनी का डर बैठ गया। हर किसी को आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अन्वी भी उठने में बहुत आलस कर रही थी। वह अथर्व को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वह आज उससे साथ रहने की जिद करने लगी थी। तब अथर्व ने उसे शाम को जल्दी आकर बाहर घूमने ले जाने का वादा किया। तब जाकर उसने अथर्व को छोड़ा। सब लोग नाश्ता कर रहे थे जब पार्वती जी ने अथर्व से कहा, अथर्व बेटा, आज कहीं मत जाना। पता नहीं क्यों, पर आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सबने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, दादी, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है तो मैं आज नहीं रुक सकता। राजेंद्र बोले, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन आज सुबह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है जो अच्छा होने का संकेत नहीं दे रही, इसीलिए आज घर में ही रहो। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, अब तो मैं जरूर जाऊंगा मिस्टर राठौर। नरेंद्र जी बोले, अथर्व रुक जाओ, अगर तुम एक दिन काम नहीं करोगे तो प्रलय नहीं आ जाएगी, इसलिए आज घर पर रहो। अगर काम इतना जरूरी है तो अपनी वैन में कर लो। तभी अन्वी बोली, जब सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ ना, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा प्रेगनेंसी की वजह से लग रहा है, चलो मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर वह शिव और बाकी दोनों से बोला, चलो भाई जल्दी। शिव गौर से अथर्व को देखने लगा और बोला, हम कहीं नहीं जा रहे, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अथर्व कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने से जो बोला गया उसे सुनकर अथर्व चौंक गया। वह बोला, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन्हें सही सलामत यहां मेंशन लेकर आओ। अथर्व ने फोन काट दिया और कहा, हर्षित के घर पर अटैक हुआ है। उसकी बात सुनकर शिव, निर्भय और रिदम घबरा गए। निर्भय बोला, वह ठीक है ना? अथर्व बोला, उनके आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। सब लोग हैरान होकर यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद अथर्व के गार्ड्स राघव, उनकी बीवी पूनम और बेहोश हर्षित को लेकर वहां आ गए। हर्षित के सिर पर पट्टी बंधी थी, पूनम का हाथ घायल था और राघव व उनकी बीवी की भी हालत खराब थी। अथर्व हर्षित के पास गया, जिसे गार्ड्स ने सोफे पर लिटा दिया था। वह उसे उठाने लगा, लेकिन हर्षित को होश नहीं आया। अथर्व का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने गार्ड्स के लीडर को खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, तुम सब कहां मर गए थे जब वे लोग वहां पहुंचे थे? बाकी सारे गार्ड्स थर थर कांपने लगे। शिव ने अथर्व को शांत करते हुए कहा, वह ठीक है ना? फिर क्यों चिल्ला रहा है? अथर्व सभी गार्ड्स को घूरते हुए बोला, मेंशन के चारों तरफ तैनात हो जाओ और बाकी लोगों को बुला लो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बिना मेरी इजाजत के कोई भी मेंशन के अंदर
या बाहर नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। सभी गार्ड्स वहां से बाहर जाकर तैनात हो गए। अथर्व ने एक नजर सबको देखा और राजेंद्र से कहा, मिस्टर राठौर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो सिर्फ आज के लिए ये सभी यहां मेंशन में रह सकते हैं। राजेंद्र ने बिना झिझक हां कह दी। अथर्व ने हर्षित को बच्चे की तरह उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया जहां कल किंजल को रखा था। सभी उसके पीछे चले गए। अथर्व ने हर्षित का सिर तकिए पर रखा और बोला, चलो, हमें लेट हो रहा है। तभी राघव बोला, तुम कहीं मत जाओ बेटा, वे हर्षित को किडनैप करके तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते थे। वक्त पर मेरी आंख खुल गई तो मैंने उन दोनों आदमियों को गोलियों से भून डाला, वरना आज वे हर्षित को ले जा चुके होते। आगे जारी रहेगा। क्या रागिनी सच में अथर्व से बदला लेने वाली है या उसके इरादों के पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? हर्षित पर हुआ हमला क्या महज डराने की कोशिश थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? अथर्व की वो सच्चाई क्या अब सामने आने वाली है जो सब रिश्तों की नींव हिला देगी? क्या इस बार अथर्व अपने परिवार और अन्वी को बचा पाएगा या कोई अपना ही उसके खिलाफ निकल आएगा? और क्या रोहन और किंजल की बढ़ती दूरी किसी बड़े हादसे का कारण बनेगी या वही दोनों अब अथर्व की सबसे बड़ी ढाल बनेंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। सभी गार्ड्स वहां से बाहर जाकर तैनात हो गए। अथर्व ने एक नजर सबको देखा और राजेंद्र से कहा, मिस्टर राठौर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो सिर्फ आज के लिए ये सभी यहां मेंशन में रह सकते हैं। राजेंद्र ने बिना झिझक हां कह दी। अथर्व ने हर्षित को बच्चे की तरह उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया जहां कल किंजल को रखा था। सभी उसके पीछे चले गए। अथर्व ने हर्षित का सिर तकिए पर रखा और बोला, चलो, हमें लेट हो रहा है। तभी राघव बोला, तुम कहीं मत जाओ बेटा, वे हर्षित को किडनैप करके तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते थे। वक्त पर मेरी आंख खुल गई तो मैंने उन दोनों आदमियों को गोलियों से भून डाला, वरना आज वे हर्षित को ले जा चुके होते। अब आगे? अथर्व ने उसे घूरने के सिवा कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से निकलना चाहता था, इसलिए शिव से बोला, मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूं, क्या इतना काफी नहीं है? शिव उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अथर्व जाते वक्त अन्वी से बोला, अपना ध्यान रखना और किसी भी हाल में मेंशन से बाहर मत निकलना। अन्वी ने हां में सिर हिलाया। फिर अथर्व वहां से चला गया। उसे जाते देख पूनम बोली, मां, उसे रोकिए। लेकिन तब तक अथर्व जा चुका था। राजेंद्र और विराट जब अपनी कंपनी जाने के लिए मेंशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मेंशन के बाहर हर 2 फीट की दूरी पर एक एक गार्ड खड़ा है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देखकर दोनों दंग रह गए। राजेंद्र को याद आया कि अथर्व किंजल और रोहन की शादी वाले दिन किसी खतरे की बात कर रहा था। इतनी सिक्योरिटी देखकर उसे अंदाजा हो गया कि खतरा वाकई बड़ा है। अगर अथर्व को कुछ हो गया तो? अपने मां बाप की हालत सोचकर ही उसका दिल कांप गया। उसे भी घबराहट महसूस हुई, जिससे उसे पसीना आने लगा। विराट ने उसकी हालत देखकर गाड़ी रोक दी और बोला, पापा, आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? इतना पसीना क्यों आ रहा है? राजेंद्र बोला, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। विराट को अंदेशा हो गया कि राजेंद्र शायद अथर्व को लेकर परेशान है। उससे अथर्व पर गुस्सा भी आया कि जब सब उसे रोक रहे थे तो वह क्यों नहीं रुका। वहीं दूसरी तरफ आज रागिनी को 2 दिन पहले वाला सपना बार बार जहन में आ रहा था। उसने उसमें विराट का चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो विराट ही था। वह खुद से बोली, ये सब क्या हो रहा है? मुझे विराट को लेकर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? वह इधर उधर घूमने लगी। फिर जाकर सोफे पर बैठ गई जहां पहले से ही अन्वी बैठी थी। वह सोच में पड़ गई कि उसे मानव की बात माननी चाहिए या नहीं। फिर उसे याद आया कि अन्वी ने भी उससे कितनी बार बेइज्जत किया था। तभी दोनों को हर्षित के रोने की आवाज आई तो वे दोनों ही उसके कमरे में चली गईं। हर्षित को जब बुरा सपना आया तो वह रोने लगा। उसके पास बैठी पूनम उसे चुप करवाने लगी। उसकी दादी और पार्वती जी भी वहीं थीं। उनकी आवाज सुनकर नरेंद्र जी भी राघव के साथ वहां आ गए। थोड़ी देर में रागिनी और अन्वी भी वहां पहुंच गईं। हर्षित रोते हुए बोला, दादाजी, वो लोग अथर्व को पकड़ने के लिए आए हैं, उसे बुला लीजिए प्लीज।
अनवी उसे समझाते हुए बोली, तुम रो क्यों रहे हो? मैं अभी तुम्हारी अथर्व से बात करवाती हूं। अनवी ने जल्दी से अथर्व को वीडियो कॉल किया। अथर्व ने फोन रिसीव किया तो अनवी ने तुरंत फोन हर्षित को दे दिया। हर्षित बोला, वो लोग यहां आ गए हैं अथर्व, वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे, जल्दी से यहां आ जा, हम सब यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। अथर्व गुस्से से बोला, पहले रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, मैं और तुम सब कहीं नहीं जाएंगे, आने दो जिसे भी आना है, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूं। तुम वहां सबको डरा रहे हो, मैं तुझे बहुत मारूंगा अगर तू चुप नहीं हुआ तो। चलो अब कुछ खा लो, मैं मीटिंग के बीच से उठाऊं, बाद में बात करता हूं, बाय। अथर्व ने फोन काट दिया। हर्षित अब थोड़ा शांत नजर आ रहा था। कुछ देर बाद हर्षित खाना खा रहा था। नरेंद्र और बाकी सब उसे देख रहे थे। वे हर्षित से उसके डरने का कारण जानना चाहते थे कि वह अथर्व को लेकर इतना टेंशन में क्यों है। हर्षित जल्दी से खाना खाकर उठा और बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। हर्षित जानता था कि सब अब उससे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए वह वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनवी इसके लिए पहले से ही तैयार थी। जैसे ही हर्षित उठा, उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस सोफे पर गिरा दिया। सब उसे हैरानी से देखने लगे। अनवी बोली, भाग कहां रहे हो, हमें सब कुछ बताओ, कौन अथर्व के पीछे पड़ा है, उसे किसी से खतरा है क्या? हर्षित अनवी को घूरते हुए बोला, तुम अथर्व के बारे में कितना जानती हो? अनवी उसके ऐसे कहने पर सकपका गई और बोली, मुझे कितना पता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम यह बताओ उसके पीछे कौन पड़ा है? हर्षित बोला, देखो, तुम्हें जो भी पूछना है अथर्व से पूछो, मुझे कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है। इतना कहकर हर्षित वहां से भाग निकला। अगर अनवी प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसका हाल बुरा कर देती। वह गुस्से में अपना मुक्का अपने दूसरे हाथ पर मारते हुए बोली, बच गया बेटा, वरना बताती तुझे, अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो। अनवी ने जैसे ही चारों तरफ देखा तो पाया कि सब उसे घूर रहे हैं। वह जल्दी से वहां से चली गई। रागिनी ने पूनम से कहा, देख लो अपनी गुंडी बहू की झलक। पार्वती जी ने उसे आंखें दिखाईं तो वह भी वहां से खिसक ली। वहीं दूसरी तरफ राणा हाउस में रोहन की मां किंजल को दोपहर के खाने के लिए बुलाकर लाई। रणबीर भी सीढ़ियों से नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। किंजल ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। वैसे भी राजावत परिवार से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और किंजल तो उनके पोते की बीवी थी। अनवी को तो उन्होंने उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जब उसकी अथर्व से शादी हुई थी। उसे अथर्व के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही उन्होंने अपनापन दिखाया था, वरना उन्होंने तो अपनी सगी बहन तक को मार डाला था। उनका बस चलता तो वो आदमी को मंदिर में ही मार देते। तीनों ने खाना खा लिया। रणबीर उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक उसने अपने सीने को दबाते हुए जोर से चीख मारी। दोनों औरतें उसकी ओर भागीं। उसने बताया कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। किंजल और रोहन की मां ने नौकरों की मदद से उसे गाड़ी में डाला और विक्रांत के गार्ड्स उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर किंजल ने रोहन को फोन किया और रणबीर की हालत बताई। रोहन और विक्रांत दोनों जल्दबाजी में अस्पताल के लिए निकल पड़े। दोपहर में अथर्व ने अनवी को फोन करके मेंशन का पूरा जायजा लिया। फिर बोला, अच्छा सुनो, मैं 2 घंटे के लिए मीटिंग रूम में जा रहा हूं। इन 2 घंटों तक मैं किसी का भी फोन रिसीव नहीं करूंगा। इस मीटिंग के बाद सीधा घर आऊंगा, फिर तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। अनवी ने भी ठीक है कहा और फोन काट दिया। अथर्व ने अपने गार्ड्स के लीडर को भी फोन करके मेंशन के आसपास के माहौल के बारे में पूछा। उसने भी सब कुछ ठीक बताया। फिर अथर्व ने फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया और मीटिंग में बिजी हो गया। दूसरी तरफ शिव और निर्भय शिव के केबिन में बैठकर कानाफूसी कर रहे थे। शिव बोला, तुझे क्या लगता है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? निर्भय ने कहा, लगता नहीं, पूरा यकीन है, ये दोनों पक्का कुछ झोल कर रहे हैं। मेरा दिमाग कहता है कि रिदम को पकड़कर उससे पूछते हैं, आज कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। उसके बाद शिव ने रिदम को फोन करके अपने केबिन में बुलाया। जब वह वहां आया तो निर्भय ने एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। शिव जल्दी से उसके ऊपर बैठ गया। निर्भय ने आकर उसके हाथ पकड़ लिए। रिदम बोला, अबे कमीने, ये सब क्या है, छोड़ो मुझे। तो निर्भय बोला, छोड़ देंगे, पहले ये तो बता, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? रिदम ने अपना घुटना मोड़कर शिव की पीठ पर मारा जो उसके पेट पर बैठा था। शिव निर्भय के ऊपर गिर पड़ा। रिदम ने अपने हाथ छुड़ाए
खड़ा हुआ और बोला, बड़े आए साले मुझे पकड़ने वाले। वह केबिन का दरवाजा खोलने लगा तो निर्भय ने उसकी चाबी अपनी उंगलियों में लटकाते हुए कहा, माना कि हम तेरी तरह ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन दिमाग आज भी तुझसे ज्यादा चलता है हमारा। रिदम वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अथर्व खुद को उनके हवाले करने वाला है। यह सुनकर शिव का दिल बैठ गया, जबकि निर्भय ने गुस्से में उसे एक मुक्का मारा और बोला, जी कर रहा है तेरी जान ले लूं। उसके बाद दोनों ने उसे और अथर्व को जमकर गालियां दी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अन्वी किचन में पानी पीने गई हुई थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो रोहन का फोन था। उसने फोन उठाया और रोहन की बात सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर वह बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत फोन उठाया और अथर्व को कॉल करने लगी, लेकिन अथर्व ने फोन नहीं उठाया। तभी रागिनी किचन में आई। वह शाम के खाने के लिए सब्जियां निकाल रही थी और नौकरानी को रात के खाने का पूरा मेन्यू बता रही थी। अन्वी को रोते देखकर वह बोली, अब तुम्हें क्या हुआ है? किचन में खड़ी होकर क्यों रो रही हो? अन्वी बोली, मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया है। अथर्व 2 घंटे बाद आएगा, तब मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जाऊंगी। रागिनी बोली, और अगर तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वो मर गए तो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अथर्व तुम्हें लेकर उन्हें देखने जाएगा? खैर, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। वो काफी सालों बाद इस शहर में आई है। तुम खाना बनवाना रजनी से कह देना। अन्वी ने पूछा, क्या आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगी? रागिनी बोली, तुम्हें लगता है कि अथर्व के गार्ड्स तुम्हें मेरे साथ जाने देंगे? तुम अथर्व के साथ ही चली जाना। अन्वी सोचने लगी कि शायद अथर्व उसे लेकर नहीं जाएगा। उसे सच में डर लग रहा था। रागिनी ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी की डिक्की में छिपकर जा सकती हो। अन्वी ने तुरंत हां कह दिया और जाकर उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप गई। जब रागिनी गाड़ी लेकर मेंशन से बाहर निकलने लगी तो अथर्व के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रागिनी ने उनसे कहा कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है। उनके लीडर ने तुरंत अथर्व को फोन किया, लेकिन अथर्व ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने रिदम को फोन किया और रागिनी के बाहर जाने की बात बताई। रिदम ने पूछा, गाड़ी में कौन है? गार्ड ने कहा, सर, सिर्फ मिसेस राठौर ही गाड़ी में है। रिदम बोला, ठीक है, उन्हें जाने दो और एक बार मेंशन के अंदर जाकर देखो कि सब लोग ठीक हैं या नहीं। गार्ड अंदर मेंशन में गया। हॉल खाली था। सब अपने अपने कमरों में थे और दोपहर में आराम कर रहे थे। यह देखकर वह वापस बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ रागिनी ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। तभी वहां 2 गाड़ियां आकर रुकी। रागिनी ने जल्दी से गाड़ी की डिक्की खोली। अन्वी बोलते हुए बाहर निकली, हम पहुंच गए क्या मिसेस राठौर? लेकिन तभी उसकी नजर अपने आसपास खड़े 8-10 लोगों पर पड़ी जो उसे घेर चुके थे। अन्वी को समझते देर नहीं लगी कि रागिनी ने उसे फंसाया है। वह जल्दी से बोली, आपने ऐसा क्यों किया मिसेस राठौर? अथर्व आपको छोड़ेगा नहीं। वह आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। रागिनी बोली, तुम्हारे पति की जुबान आजकल बहुत चलने लगी थी। जब देखो मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता था। उससे भी तो सबक मिलना जरूरी है। अन्वी बोली, आप बहुत गलत कर रही हैं। इससे आप अथर्व को हमेशा के लिए खो देंगी। उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगी। प्लीज इन्हें रोकिए। मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं इनसे लड़ नहीं सकती। उन लोगों ने अन्वी को पकड़ लिया। अन्वी चिल्लाते हुए बोली, आप अथर्व के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उसकी सगी मां हैं। अन्वी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उनमें से एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। किसी ने उसके हाथ बांध दिए और उसे गाड़ी में डालकर वे लोग वहां से निकल गए। रागिनी तब तक उन गाड़ियों को जाते हुए देखती रही जब तक वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गईं। अचानक उसका मन घबराहट से भर गया, जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। उसे अपने बेटे की भी चिंता होने लगी। उसने गाड़ी मोड़ी और राठौर एम्पायर की तरफ निकल पड़ी। एक बार फिर वही सपना उसे डराने लगा था। वह ऑफिस पहुंची और विराट से मिलकर राजेंद्र के केबिन में चली गई। राजेंद्र ने उसे यह कहकर रोक लिया कि वह कुछ देर बाद उनके साथ ही घर चले। रागिनी वहीं रुक गई। शाम के 4 बज चुके थे। आज सब लोग जल्दी घर आ गए थे। अथर्व भी शिव और बाकी दोनों के साथ वापस आ गया था। वह जल्दी से अपने कमरे में गया, लेकिन अन्वी वहां नहीं थी। अथर्व ने सोचा कि अन्वी किचन में या फिर उसकी दादी के कमरे में होगी, इसलिए वह फ्रेश होने चला गया।
लगभग आधे घंटे बाद वह वॉशरूम से बाहर निकला, लेकिन तब भी अन्वी कमरे में नहीं आई थी। आगे जारी रहेगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सीरीज को रिव्यू नहीं दिया है प्लीज रिव्यू कर दीजिए। क्या अथर्व को कभी पता चलेगा कि अन्वी का अपहरण उसकी अपनी मां रागिनी ने करवाया है, या वह किसी और पर शक करेगा? क्या रागिनी सच में अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती है, या इस साजिश के पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही है? क्या अन्वी और उसके पेट में पल रहा बच्चा इस खतरनाक जाल से जिंदा निकल पाएंगे? अगर अथर्व को सच्चाई पता चली तो क्या वह अपनी मां को माफ कर पाएगा, या सब कुछ खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ बदले की कहानी है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागेमा में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अचानक उसका मन घबराहट से भर गया, जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। उसे अपने बेटे की भी चिंता होने लगी। उसने गाड़ी मोड़ी और राठौर एम्पायर की तरफ निकल पड़ी। एक बार फिर वही सपना उसे डराने लगा था। वह ऑफिस पहुंची और विराट से मिलकर राजेंद्र के केबिन में चली गई। राजेंद्र ने उसे यह कहकर रोक लिया कि वह कुछ देर बाद उनके साथ ही घर चले। रागिनी वहीं रुक गई। शाम के 4 बज चुके थे। आज सब लोग जल्दी घर आ गए थे। अथर्व भी शिव और बाकी दोनों के साथ वापस आ गया था। वह जल्दी से अपने कमरे में गया, लेकिन अन्वी वहां नहीं थी। अथर्व ने सोचा कि अन्वी किचन में या फिर उसकी दादी के कमरे में होगी, इसीलिए वह फ्रेश होने चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वह वॉशरूम से बाहर निकला, लेकिन तब भी अन्वी कमरे में नहीं आई थी। अब आगे यह देखकर वह जल्दी से नीचे गया, जहां सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। अथर्व ने वहां हर्षित को देखा और उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, कल रात तूने मुझे फोन करके क्यों नहीं बुलाया? हर्षित अपनी गर्दन छुड़ाते हुए बोला, अबे छोड़ मेरी गर्दन। तुम दोनों मियां बीवी को मेरी गर्दन से इतना प्यार क्यों है? कभी वो पकड़ लेती है तो कभी तू। शिव ने हंसते हुए कहा, ऐसा भी क्या किया था तूने जो सोई हुई शेरनी जग गई? हर्षित बोला, वो तो उन लोगों के बारे में पूछ रही थी जिन्होंने कल रात हमला किया था। अब मैं क्या बताता उसे, जब मुझे ही ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अथर्व ने कहा, चल ज्यादा भोला मत बन। तभी पार्वती जी बोली, अथर्व अन्वी को भी नीचे ले आ, वो कमरे में बोर हो रही होगी। यह सुनकर अथर्व, जो हर्षित को सताने में लगा था, अचानक चौंक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, क्या वो नीचे नहीं है दादी? पार्वती जी ने ना में सिर हिलाया। अथर्व यह कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। आप मजाक कर रही हैं, वो जरूर किचन में होगी। सब लोग उसे देखने लगे। अथर्व किचन से वापस हॉल में आया। अब वह सच में टेंशन में था। उसे टेंशन में देखकर शिव और निर्भय, जो अब तक उसकी हरकतों पर हंस रहे थे, अब सीरियस हो गए। शिव ने अथर्व को समझाते हुए कहा, वो यहीं कहीं होगी। क्या पता उसे चक्कर आ गया हो और वो किसी दूसरे कमरे में आराम कर रही हो। हम पूरा मेंशन चेक करते हैं, मिल जाएगी। उसके बाद उसके सारे दोस्त मेंशन में अन्वी को ढूंढने लगे। अथर्व ने पार्वती जी से पूछा, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? पार्वती जी बोली, दोपहर के खाने के बाद से नहीं देखा। तभी नरेंद्र जी ने कहा, तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? अथर्व और उसके दोस्तों को यह बात दिमाग में नहीं आई थी कि एक बार फोन करके भी पूछ सकते हैं। अथर्व ने जल्दी से अपना फोन निकाला, जो अब भी साइलेंट मोड पर था। उसने देखा अन्वी ने उसे कई बार फोन किया था। उसके गार्ड और रोहन के भी कुछ मिस कॉल थे, जिन्हें उसने इग्नोर कर दिया। उसने तुरंत अन्वी को कॉल लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके सभी दोस्त भी निराश होकर वहां पर खड़े हो गए। तभी एक गार्ड हाथ में अन्वी का फोन लेकर आया और अथर्व को देते हुए बोला, सर, यह मोबाइल मुझे गाड़ियों की पार्किंग में मिला है। अन्वी का फोन ऐसे मिलने पर सब लोग परेशान हो गए। अथर्व ने जल्दी से रोहन को फोन किया। रोहन ने फोन उठाते ही अथर्व से पूछा, क्या हुआ? अथर्व बोला, तुम मुझे फोन कर रहे थे, क्या हुआ है? तो रोहन बोला, वो दोपहर में मेरे दादाजी को सीने में जलन और दर्द हो रहा था, तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। हमें लगा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि उन्हें बस गैस बनने की वजह से सीने में जलन हो रही थी। अथर्व बोला, क्या तुमने अन्वी को भी इस बारे में बताया था?
रोहन ने कहा, हां। तो अथर्व बोला, क्या वो वहां पहुंची? मतलब वो घर में नहीं मिल रही, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आई? रोहन बोला, नहीं अथर्व, अन्वी यहां नहीं आई। इनफैक्ट हम लोग दादाजी को लेकर घर जा रहे हैं। क्या हुआ है वहां? अथर्व बोला, वो नहीं मिल रही। अब अथर्व परेशान सा सोफे पर बैठ गया। शिव और बाकी सब ने उसे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। अथर्व को अब गुस्सा आने लगा था। उसकी गर्दन पर नसें उभर आई थीं। वह शिव से बोला, रमेश को बुलाकर लाओ। शिव जल्दी से गार्ड टीम के लीडर रमेश को बुलाने चला गया। शिव रमेश को लेकर आ गया। अथर्व ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अन्वी को किसी भी हाल में मेंशन से बाहर मत निकलने देना, तो वो बाहर कैसे गई? रमेश बोला, अन्वी मैडम तो मेंशन से बाहर गई ही नहीं, गेट पर तो मैं खुद पहरा दे रहा था। अथर्व गुस्से से चिल्लाया, तो क्या वो मेंशन के अंदर से ही गायब हो गई? कहां है वो? गार्ड डर से कांप गया और बोला, सर, मैडम गेट से बाहर नहीं गई। अथर्व बोला, तो कौन गया था मेंशन से बाहर? रमेश डरते हुए बोला, सर, आपके जाने के तुरंत बाद आपके फादर और ब्रदर गए थे। यह सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, कौन फादर और ब्रदर? मिस्टर राठौर और उनका बेटा। रमेश माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, ये दोनों आपके जाने के बाद ही गए थे। फिर आपकी बहन, मेरा मतलब उनकी बेटी, सामने वाले राजावत मेंशन में गई थी और दोपहर को मिसेस राठौर मेंशन से बाहर गई थी अपनी कार लेकर। रागिनी के मेंशन से बाहर जाने की बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो बोली, मुझे इस तरह मत देखो, मैं कंपनी गई हुई थी और राजेंद्र के साथ ही वापस आई हूं। तो राजेंद्र बोला, रागिनी सही कह रही है, वो मेरे साथ ही आई है कुछ देर पहले। तभी रिदम बोला, लेकिन दोपहर में तो आप रमेश से कह रही थी कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं और अब कंपनी बता रही है। अथर्व का शक रागिनी पर और बढ़ गया। वह उसे घूरते हुए बोला, अन्वी के गायब होने में अगर आपका 1% भी हाथ हुआ ना मिसेस राठौर, तो याद रखिएगा मेरी एक बात, अपने बेटे को देखने के लिए भी आप तरस जाएंगी। ऐसी सजा दूंगा मैं आपको। पहले तो रागिनी डर गई, फिर बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं तुमसे क्यों डरूं? और हां, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, नुकसान तो पहुंचेगा ही मिसेस राठौर, और वो भी आपके बेटे को ही। फिर अथर्व ने रिदम से कहा, हॉल, किचन और पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। रागिनी के चेहरे पर पसीना आने लगा था, जो किसी से भी नहीं छुप सका। सबको अंदेशा हो गया था कि शायद रागिनी का हाथ अन्वी के गायब होने में जरूर है। अथर्व अब सामने सोफे पर बैठकर रागिनी को घूरने लगा, जिससे वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और इधर उधर देखने लगी। अथर्व ने हॉल में लगी बड़ी सी एलईडी से सारी वीडियो कनेक्ट की और दोपहर की फुटेज देखने लगा। सबने देखा कि हर्षित वहीं सोफे पर बैठकर खाना खा रहा था और अन्वी का उसे धमकाना। इन सब के बाद आखिर में उन्होंने अन्वी को किचन में जाते हुए देखा। फिर रजनी काकी और रागिनी किचन में गईं। कुछ देर बाद अन्वी हड़बड़ाहट में किचन से निकलकर बाहर की तरफ गई। अथर्व ने यह देखकर रिदम से कहा, किचन की फुटेज चलाओ। अब किचन की फुटेज चालू हो गई। उसमें अन्वी अथर्व से बात करते हुए किचन में आई। फोन काटकर उसने फ्रीज से बोतल निकालकर पानी पिया। तभी उसका फोन बजा। वो रोहन से बात करने लगी। उसी दौरान उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अन्वी खड़ी हुई, रो रही थी। तभी रजनी काकी किचन में आई और उनके पीछे रागिनी भी आई। रागिनी ने उसे रात के खाने की तैयारी करने को कहा। फिर सबने देखा कि रागिनी ने अन्वी से उसके रोने का कारण पूछा। अन्वी ने रोते हुए बताया कि उसके दादाजी को अटैक आया है और वो अथर्व के साथ वहां जाने की बात कर रही थी। तभी सबने सुना कि रागिनी उसे उकसा रही थी कि अथर्व तुम्हें वहां नहीं जाने देगा, तुम खुद चली जाओ, उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप जाओ। फिर सबने देखा कि रागिनी किचन से बाहर चली गई और अन्वी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। इसके बाद रिदम ने पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चलाई, जिसमें अन्वी गाड़ी में छुपकर मेंशन से बाहर निकल गई। यह सब देखकर सब लोग गुस्से में रागिनी को देखने लगे। तभी वहां पर एक भयानक आवाज गूंजी। वो अथर्व की थी। वह गरजते हुए बोला, सिर्फ एक बार पूछूंगा मिसेस राठौर, मेरी अन्वी कहां है? रागिनी बोली, देखो, उसने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैंने उसे अस्पताल के बाहर उतार दिया था। अब वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची, इसमें मेरा क्या दोष?
अथर्व अब रागिनी की तरफ बढ़ रहा था। शिव और निर्भय उसे शांत रहने के लिए कह रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं अथर्व रागिनी पर हमला न कर दे। तभी रोहन और उसका पूरा परिवार वहां आ गया। विक्रांत अथर्व से बोला, मेरी बेटी कहाँ है अथर्व? अथर्व रागिनी की तरफ बढ़ते हुए रुक गया और बोला, ये बात आप अपनी इस मासूका से पूछिए कि कहाँ है मेरी अन्वी। यह सुनकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि अथर्व की बात से पता चला कि रागिनी विक्रांत की पहली प्रेमिका थी। राजेंद्र गुस्से में बोला, अथर्व, ये क्या बेहुदी बातें कर रहे हो तुम? तो अथर्व बोला, मिस्टर राठौर, आप अपनी बीवी से पूछिए कि अन्वी कहाँ है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो मैं अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मैं आपके पूरे परिवार की हस्ती तक मिटा दूंगा। मैं इस पूरे घर और शहर को जलाकर राख कर दूंगा। बताइए, कहां है मेरी अन्वी? अथर्व की गरज सुनकर सबके दिल दहल गए। राजेंद्र ने रागिनी से कहा, रागिनी, बताओ वो लड़की कहां है? रागिनी बोली, मैंने कह दिया ना कि मैंने उसे अस्पताल के बाहर उतार दिया था। अब मुझे क्या पता कि वो कहां गई। कोई कुछ और कहता उससे पहले ही अथर्व का एक गार्ड आया और एक एनवेल्प देते हुए बोला, सर, अभी एक छोटा बच्चा ये आपके नाम से